बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह बखैर। मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक, मेरे साथ मौजूद है अब्दुर्रऊफ साहब। अस्सलामुअलैकुम। और हमारे साथ मौजूद है हरमीत सिंह इस्लामाबाद से। हेलो हरमीत। जी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप दोनों? हम दोनों ठीक हैं। आज आपने मेरे साथ मैचिंग की हुई है। चलो कभी कभी तो मौका मिल जाता है मैचिंग का। हाँ, लेकिन ये इत्तेफाकन मैचिंग होती है। खैर, हम अपने नाजरीन को इस दुआ इस उम्मीद के साथ आज के शो में खुशामदीद कहते हैं कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। सबसे पहले आज की टॉप स्टोरीज शेयर कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास होगा पब्लिक का डेली डोज। इसमें बेशुमार खबरें होंगी, कुछ इंटरेस्टिंग खबरें भी होंगी, वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन आगे चलकर इसके अलावा शो में हमारे पास जो स्टोरीज हैं उसमें सबसे पहली स्टोरी तो ये है कि सिनेमा हॉल्स जो हैं वो खुल रहे हैं। जो मूवीज के शौकीन अफराद हैं उनके लिए ये एक अच्छी खबर है ना कि सिनेमाज जो हैं वो खुल रहे हैं, उनको अपनी एंटरटेनमेंट के लिए अब एक एक्टिविटी जो है वो मुयस्सर आएगी। लेकिन इसमें हो ये रहा है कि जो पाकिस्तानी फिल्म प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स हैं वो अपनी मूवीज जो हैं वो एग्जीबिशन के लिए पेश नहीं कर रहे। इसकी क्या रीजन है? हमारे साथ एक गेस्ट मौजूद होंगे, उनसे इसकी रीजंस जानेंगे। फिर इस्लामाबाद पुलिस एहलकारों की बहादुरी का एक किस्सा आपके साथ शेयर करेंगे। इस्लामाबाद के G11 में एक वाकया पेश आया जहां पर डाकुओं ने एक घर पर हमला किया और पुलिस एहलकार मैदान में आ गए और उन्होंने उन डाकुओं की खूब दुर्गत बनाई और उनको गिरफ्तार भी किया। तो उन्होंने एक आला मिसाल जो थी वो कायम की। इस पर हमारे साथ मौजूद होंगे DSP इस्लामाबाद, उनसे हम बात करेंगे। फिर हम शो में आगे चलेंगे और चेहरे पर जो गैर ज़रूरी बाल होते हैं वो बहुत से लोगों का मसला है। बहुत से इश्यूज़ इसके साथ और भी जनरेट होते हैं, कॉजेज़ इसकी बहुत ज़्यादा होती हैं। मोस्टली हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से ये इशू जो है वो जन्म लेता है। इसको ट्रीट कैसे किया जा सकता है, मज़ीद इसके क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकते हैं। डर्मेटोलॉजिस्ट हमारे साथ शो में मौजूद होंगे। और आखिर में बात करेंगे रऊफ साहब जो कौमी असम्बली में कल शाह महमूद कुरैशी और बिलावल भुट्टो जरदारी के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला हुआ कि हमने जी शाह महमूद कुरैशी को वजारत से क्यों हटाया और इस किस्म की ये जो बातें हुई इस पर आज हम बात करेंगे। मजहर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले पब्लिक का डेली डोज, इसमें जो खबरें हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो सबसे पहली आज की हमारे साथ स्टोरी ये है कि पाकिस्तान के जो सरकारी मुलाजमीन के लिए एक नई मोबाइल एप्लीकेशन तैयार की गई है। अब ये ऑल्टरनेटिव है व्हाट्सएप का और ये वाली जो एप्लीकेशन है ये अभी सरकारी मुलाजमीन के लिए है और वो इससे पिक्चर्स भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वो इससे वीडियो कॉल्स भी कर सकते हैं, वो इससे ऑडियो कॉल्स भी कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स भी शेयर कर सकते हैं। और ये कहा जा रहा है कि बहुत जल्द ये जो एप्लीकेशन है वो अवामी सतह पर भी मुतारिफ करवाई जाएगी। नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड और वजारत बराए इंफॉर्मेशन एंड टेलीकॉम ने ये एप्लीकेशन रऊफ साहब मुतारिफ करवाई है। इसमें सबसे बड़ी बात यही देखने वाली है कि अगर आम पब्लिक तक आ जाएगी, चूंकि मेरे ख्याल में सरकारी मुलाजमीन के लिए जब आती है तो उसमें ज़रा सीक्रेसी का कोई एलिमेंट होता है। डॉक्यूमेंट जब आप शेयर करेंगे वो दूसरे तक ना पहुंचे हैं, उसमें शफाफियत तो होनी चाहिए। लेकिन साथ में असल चीज़ यही है कि कोई पायरेसी ना हो जाए। पायरेसी तो गलत लफ्ज़ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन कोई उठा ना ले कोई वो डॉक्यूमेंट, बड़े सरकारी राज होते हैं। तो मैं हमें ये देखना पड़ेगा बड़ी एहतियात के साथ। लेकिन अभी ये सरकारी मुलाजमीन के लिए है तो ये जब अवामी सतह पर मुतारिफ करवाई जाएगी तो फिर पता लगेगा कि इसके जो फीचर्स हैं और प्राइवेसी का क्या इसमें हिसाब है। ये तो अब जब इस्तेमाल करेंगे तो पता लगेगा। लेकिन मुझे ये खुशी है कि पाकिस्तान ने एक ऐसी एप्लीकेशन जो है वो मुतारिफ करवाई है, मतलब व्हाट्सएप का जो ऑल्टरनेटिव हो सकती है। यानी पाकिस्तान में भी इस शोबे में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। सो दिस इज़ वेरी गुड। हमने भी अपने प्रोग्राम में कुछ दिन पहले 2 बहन भाइयों को बुलाया था जिन्होंने मतलब ऐसी एक ऐप मुतारिफ करवाई। जी हरमीत जी, मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि इससे कबल आपको याद होगा जब आप व्हाट्सएप के हवाले से कुछ चीज़ें ऐसी सामने प्राइवेसी के हवाले से, तो आपको याद होगा कि तुर्की ने वैसे एक एप्लीकेशन वो लॉन्च की। तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छा इकदाम है, गवर्नमेंट के लेवल पर ये एक अच्छा है। और उसके साथ साथ ये होगा कि जो डॉक्यूमेंट्स की जो तरसील है, दीगर जो मामला है उसमें काफ़ी आसानी होगी, क्योंकि आजकल फिजिकली कोविड से हमने बहुत सारी चीज़ें सीख ली हैं और वो जो फिजिकल एक्टिविटीज़ थी वो थोड़ी सी कम हो जाएंगी और बड़ी आसानी हो जाएगी। क्योंकि आपको पता है कि चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो, लेक्चरर हो, टीचर्स हो या डॉक्टर्स हो, कई सारे उनको मसाइल होते हैं। फिर वहाँ पे अपने जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट के हेड हैं उनके पास जाना फिजिकली
तो बड़ा टाइम लगता है, लेकिन आपके पास बड़ा आसानी से बड़ा एक आसान सा प्रोसेस है जिसके जरिए आप अपनी तमाम तर चीज़ें उनको भेज सकते हैं और जो शिकायत है वो भी मौसूल हो सकती है, बल्कि उसके हवाले से क्लियरेंस भी हो सकती है। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। एक उसमें अलबत्ता चीज़ है और वो ये है कि अल्लाह करे कि सरकारी मुलाजमीन की वो जो फाइलें हैं ना, होता यह है कि एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट तक फाइल जारी होती है और वो रास्ते में गायब हो जाती है। अब जब तक उसको पैसे न लगे वो आगे नहीं चलती। तो अल्लाह करे कि इसकी वजह से काम में तेजी आए, काम में तेजी आए, कुछ ईमानदारी भी आए थोड़ी सी। वो जो है ना, मेरे ख्याल में इस मतलब ये एप्लीकेशन पर मजीद काम होने की ज़रूरत है, तभी ये जो आम लोगों के लेवल पर फिर मुतारिफ करवाई जाएगी। सो दिस नीड्स सम टाइम। खैर, हम अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। वो भी हमारे पास बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। $1.25 लाख में अब खलाई सफ़र जो है वो मुमकिन हो चुका है। अमरीकी फ़िज़ाई कंपनी ने एक बैलून ऐसा मुतारिफ करवाया है जो हाइड्रोजन से चलेगा और उसमें 8 लोगों के करीब, मतलब 8 के करीब जो लोग हैं वो सवार हो सकते हैं और वो खला का सफ़र कर सकते हैं। इसमें आप देख भी सकते हैं कि किस तरह से जो विंडोज़ हैं वो बनाई गई हैं ताकि जो लोग हैं वो बाहर ज़मीन के जो नज़ारे हैं वो भी देख सकें, खला के नज़ारे भी देख सकें। सो ये बड़े मज़े की चीज़ है और कहा यह जा रहा है कि $1.25 लाख ये बड़ी कम अमाउंट है। हाँ, अमाउंट तो मतलब अगर अमेरिका या यूरोप वगैरह के हवाले से देखा जाए तो बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है। लखपति तो बहुत सारे लोग हैं, करोड़पति इतने सारे लोग हैं और फिर शौकीन मिजाज भी बहुत ज्यादा लोग होते हैं ना। अब आप ये देखना होगा क्या कि मतलब बड़ा मजा आएगा जब हमारी तरह कोई प्रोग्राम करने वाला अमेरिका या यूरोप से उसमें बैठ के प्रोग्राम कर रहा होगा, लाइव वहां से ट्रांसमिशन चल रही होगी। हो सकता है मैं और हरमीत और रोमा भी किसी वक्त में बैठ के वहां पे जाके एक प्रोग्राम कर रहे हो। आई विश ये वक्त आए और हम भी ऐसा करें। अच्छा, इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ये है कि ये 600 फीट की बुलंदी पर जा सकती है और 6 घंटे तक के मतलब ये ट्रेवल कर सकती है। सो 8 के करीब इसमें लोग जो हैं वो सवार हो सकते हैं और वो मज़े ले सकते हैं। अब देखना ये है कि वो कौन लोग होंगे, कौन खुशकिस्मत लोग होंगे जो इसका सफ़र करेंगे। अगली स्टोरी की तरफ आते हैं और वो भी इंतहाई एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक ऐसा मुनफरद मास्क बनाया गया है, मास्क जो है वो अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बनाया गया है, जिसको लगाकर कोविड-19 का मतलब डिटेक्ट हो सकता है कि आया इस बंदे में कोविड-19 है या नहीं है। सो ये भी एक बड़े मजे का काम हुआ है कि कोरोना वायरस का शिकार हो चुका है या नहीं। हाँ, ये बंदा कोरोना का शिकार हो चुका है या नहीं। कोरोना ने बहुत कुछ सिखा दिया वैसे हमारे साइंटिस्ट को, हमें। बल्कि नॉर्मली रऊफ साहब, बहुत आपको याद हो कि बहुत कम सतह पे अगर खाना लोग खाते तो बड़े कम लोग हाथ धोते थे। अब नॉर्मली वैसे आप जाते तो हाथ धोने का रिवाज थोड़ा ज्यादा हो गया है। और मास्क की अगर मैं बात करूं तो मेरी तो इस तरह आदत हो गई कि भाई मैं मास्क के बाद मुझे जाना भी अच्छा नहीं लगता है। तो मतलब ऐसी कई सारी चीजें, चेंजेस हम सब में आ गए, बल्कि हमारी जिंदगी को काफी तब्दील कर दिया है। और ये जो आपने बात की लेटेस्ट, कमाल है भाई, मास्क के जरिए आपको अंदाजा हो गया कि इस मास्क में ना कहा जाता है या नहीं है। इस मास्क में कहा जा रहा है कि सेंसर्स लगे हुए हैं। अब जो वो बंदा 15 से 30 मिनट के लिए पहन लेगा ना, तो वो सेंसर्स का एक बटन है वो क्लिक हो जाएगा और फिर वो 90 मिनट्स के अंदर आपको रिजल्ट दे देगा कि भाई कोविड है या नहीं है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में भी अगर ये मास्क इस तरह के आ जाए तो पाकिस्तान में कहाँ 7-8 हज़ार का एक टेस्ट हो रहा है। तो पता नहीं इस मास्क की कीमत अब क्या है, ये नहीं हमें पता। यही बात देखने वाली है कि मास्क की कीमत कितनी ज्यादा है और फिर मास्क कितनी देर मौसर रहेगा। हर दफा अगर तब्दील करना हुआ और फिर कौन डिटेक्ट करेगा, हमारे ज़रा मुश्किल थोड़ी सी बात लग रही है। लेकिन एक बात इसके साथ और मिला के कर दें और वो ये है कि यास्मीन राशिद साहिबा ने लोगों से अपील की है कि अभी मास्क उतारे बद, बल्कि मास्क सिटी अपने आप को बना के रखें, शहर को अपने, ताकि कोरोना की अगली लहरों से आप बच सकें। तो मतलब ये भी बड़ा जरूरी है। हमारी भी रिक्वेस्ट यही है कि पब्लिक प्लेसेस में आप जाएं, बाहर जाएं तो प्लीज बराह करम अपने मास्क लगा के रखें। बिल्कुल, और हम भी हमेशा से अपने ये पब्लिक के प्लेटफॉर्म से यही लोगों से बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि SOPs का लाजमी ख्याल रखें, मास्क का लाजमी मतलब इस्तेमाल करें, एहतियात करें, सोशल डिस्टेंसिंग के जो डिसिप्लिन्स बताए जा रहे हैं उनको फॉलो करें। खैर, हम अगली अपनी स्टोरी की तरफ आते हैं। वो स्टोरी ये है कि कनाडा में गर्मी का 84 साल 84 ईयर्स का रिकॉर्ड जो है वो टूट चुका है और वहाँ पर गर्मी इतनी शदीद हो चुकी है और जो पारा है वो 49 को क्रॉस कर गया है और वहाँ पर हीट वेव की वजह से 233 के करीब जो लोग हैं वो इंतकाल कर गए हैं। और ये देख सकते हैं कि किस तरह से, मतलब ये हम आपको पिक्चर्स भी दिखा रहे हैं कि लोग गर्मी को दूर भगाने के लिए मुनफरिद तरीके हैं वो अपना रहे हैं। वैसे कनाडा को कहा जाता है कि ये सर्द
तरीन मुल्क है, लेकिन अब यहाँ पर मुल्कों में से है एक, मतलब यही हकीकत की बात है कि इतने ठंडे मुल्क में अगर इतनी गर्मी हो रही है, ये ग्लोबल वार्मिंग है। अच्छा, ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो हम अभी अपने नाज़रीन को ये जो विजुअल्स दिखा रहे हैं ना, ये एक रीछ है और इसके साथ इसके 2 बच्चे हैं। अब ये अपनी गर्मी को दूर भगाने के लिए ये पूल में जा रहा है और ये नहा रहा है रीछ, और इसके बच्चे भी साथ नहा रहे हैं। सो दिस सीम्स टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। मजे की ये चीज है ना कि जानवर भी जो है वो इस तरीके से अपनी गर्मी को भगा रहे हैं। बिल्कुल, बहुत प्यारी वीडियो है, आई लाइक इट। असल चीज वही है, ग्लोबल वार्मिंग बात है। जब गर्मी इतनी शिद्दत की हो, जी बिल्कुल ऐसे ही है। ग्लोबल वार्मिंग जिस तरह हम देख रहे हैं कि बातें तो बड़ी हो रही हैं, और उसके साथ साथ हम देखें पूरी दुनिया में चेंजेस आ रहे हैं। अब आप देखें कि कनाडा में आप सोच नहीं सकते हैं सर कि वहाँ पे इस किस्म के हालात, कि हम तो चलो अपनी बात करें तो यहाँ पे हालात थोड़े से डिफरेंट है, लेकिन वहाँ पे तमाम तर चीज़ों का ख्याल रखा भी जाता है, लेकिन उसके बावजूद हालात बदल रहे हैं। तो इसका मकसद है कि यूनिवर्स यानी कायनात हमें बार बार तनबीह दे रही है कि भैया सुधर जाओ, पर सुधरने को हम तैयार नहीं है। हम सुधरने को तैयार नहीं, असल बात यही है। अच्छा, सुधरने को तैयार नहीं है, और साथ साथ मुझे ऐसे लगता है कि हमें लगता है कि अभी इसके कोई इफेक्ट्स हैं नहीं, वक्त तो गुजर ही रहा है। लेकिन मेरे ख्याल में जब वक्त बिल्कुल हाथ से गुजर जाता है ना, फिर इंसान को रियलाइज होता है कि अब चीजें बहुत खराब हो गई हैं और ये रिवर्ट भी नहीं हो सकती। अब के देखो ना, पाकिस्तान भी जो है ग्लोबल वार्मिंग के शिकार हुआ है या मौसमियाती तब्दीलियों का शिकार हुआ है कि अब के सर्दी जरा थोड़ी देर, ठंडा मौसम देर तक परसिस्ट किया नॉर्दर्न एरिया में, और उसकी वजह से ग्लेशियर्स कम पिघले। ग्लेशियर्स कम पिघले तो पानी जो नीचे आता है वो कम आया, जिसकी बुनियाद के वो डैम नहीं भरे, और डैम देर से भरने की वजह से लोड शेडिंग हुई। तो अभी आजकल तो खैर लोड शेडिंग की वजूहात और हैं कुछ। उसकी वजह यह है कि 7000 मेगावाट की कमी रिकॉर्ड की गई है बिजली की तरसील में, और जिसकी बुनियाद के ऊपर आजकल खौफनाक लोड शेडिंग हो रही है। और लोड शेडिंग मेरे इलाके में तो 1 घंटा बिजली आ रही है, 1 घंटा बिजली जा रही है। मैं वेलेंशिया में रहती हूँ, वहाँ पर भी लोड शेडिंग हो रही है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है इतनी ज़्यादा नहीं हो रही जितना मैं बाकी मतलब लाहौर के दीगर शहरों इलाकों का अगर सुनूँ तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है। आपने सोसाइटी से पैसे तो नहीं लिए ना? हमारी सोसाइटी में वैसे ही बिजली आम सोसाइटीज़ की निस्बत बहुत महंगी है, लेकिन अच्छा वैसे बात की जाए सर रऊफ साहब, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मैं काफ़ी अरसे से तो यहाँ रह रहा हूँ, तो यहाँ पे बिजली कभी बहुत कम ही लाइट जाती है, लेकिन हम कल रात से मुसलसल देख रहे हैं, दोपहर से रावलपिंडी के कई इलाकों में बिजली गायब है। 1-1 घंटे के लिए बिजली, बल्कि 2-2 घंटे के लिए कई इलाकों में बिजली ना होने के बराबर। इस्लामाबाद की मैं बात करूँ, इस्लामाबाद में भी सिचुएशन सेम ही है। तो जो आप कह रहे हैं कि जिस तरह अगर मैं अपने इलाकों में की बात करूँ तो इस बार बर्फबारी भी बहुत ज़्यादा कम हुई थी, और उसके बाद फिर गर्मी की वो शिद्दत नहीं पड़ी, जिसकी वजह से अगर जो बर्फ हुई है तो वो पिघली नहीं है। तो वो भी वजूहात हैं, दीगर भी वजूहात हैं, लेकिन हालात थोड़े से गंभीर हैं इस वक्त बिजली के मामलात में के हवाले से। बिजली के मामलात में एक चैनल के इस प्लेटफॉर्म से हमेशा से एक पॉजिटिव मैसेज जो है वो जनरेट करना चाहते हैं, तो अभी भी हम होपफुल हैं कि इंशाल्लाह आने वाला वक्त जो है ना वो बेहतर होगा। ये अगले 5-6 दिन जो है लोड शेडिंग और ज्यादा होगी, इसके बारे में तनबीह पहले से की जा चुकी है। चूंकि गैस के बारे में भी ये है कि गैस के मामले में नालायकी का सबूत दिया गया है हुकूमत की तरफ से, और उसकी वजह यही है कि गैस की जो तरसील होनी चाहिए थी, 2 फील्ड्स और गैस फील्ड हैं, वहाँ पे मुरम्मत का काम हो रहा है, वहाँ से गैस पूरी आ नहीं रही। जो LNG टर्मिनल थे वो पूरी तरह से वहाँ पे ठेके नहीं मिले हुए, बिजली की बहाली का जो बिजली की बहाली का काम हो रहा है, मतलब वो उसके साथ साथ। लेकिन ये है कि ये पहले से तनबीह कर दी गई थी कि अगर ये वक्त पे गैस ना मिली, फैक्ट्रियाँ पहले से बंद की जा चुकी हैं, फैक्ट्री को जो गैस पहुंचानी थी वो पहले से बंद की हुई है। उसके साथ साथ ये है कि CNG स्टेशन सारे बंद कर दिए गए। ये एक एमरजेंसी की सूरत हाल है, और इस एमरजेंसी की सूरत हाल में अगर गैस पूरी नहीं मिल रही होगी तो ज़ाहिर है बिजली के प्लांट्स में भी गैस कम होगी, और उसकी बुनियाद के ऊपर बिल्कुल बहुत सारी सनतें, यानी सनतकार परसों भी शिकायत लेके गए और वज़ीर-ए-आला सिंध के पास भी गए, गवर्नर के पास भी गए, वज़ीर इमरान खान साहब को भी उन्होंने लेटर लिखे हुए। हालात बड़े गंभीर इसलिए कि सनतें बंद हो जाएंगी तो बेरोजगारी भी की जो शरह है वो दोबारा बढ़ सकती है, और जो हम हमारी कोशिश है कि हम सनतें तो मेरे ख्याल में बंद हो रही हैं, हो चुकी हैं। अगर हम कराची वही बात कर रहा हूँ, तकरीबन कुछ बंद हो चुकी है और कुछ होने जा रही है। बिल्कुल मैं कराची की बात कर रहा हूँ, तो मैं वही कह रहा हूँ कि उसके बाद रोजगार का भी सबसे बड़ा मसला होता है फिर।
मुख्तलिफ सेक्टर्स को रोज़गार का वाकई सबसे ज़्यादा बड़ा मसला होता है। खैर हम अपनी अगली स्टोरी की तरफ चलते हैं और वो ख़बर ये है कि कल हमने खबर दी थी कि जो बच्चे इस वक्त हमें देख रहे हैं ना वो ज़रा एक्साइटेड हो जाएं क्योंकि उनके मतलब की खबर है। गर्मियों की जो छुट्टियाँ हैं उनका ऐलान किया जा रहा है, लेकिन आज जो प्राइवेट स्कूल्स के बच्चे अगर हमें इस वक्त देख रहे हैं ना तो वो थोड़े से डाउन हो जाएंगे ये खबर सुनकर, क्योंकि सरकारी स्कूल्स में तो छुट्टियाँ हो रही हैं जिस तरह से एक गवर्नमेंट ने शेड्यूल का ऐलान किया, लेकिन जो प्राइवेट स्कूल्स के बारे में गवर्नमेंट का ये ऐलान सामने आ रहा है कि ये जो प्राइवेट स्कूल्स हैं इनकी सवाबदीद है, ये चाहे तो छुट्टियां दें और चाहे तो छुट्टियां प्राइवेट स्कूल वाले करना नहीं चाह रहे। हाँ, प्राइवेट स्कूल वाले करना नहीं चाह रहे। तो मेरे ख्याल में प्राइवेट स्कूल के बच्चों को थोड़ा सदर और चेयरमैन के जो बयानात आए हैं वो यही कह रहे हैं कि जी इतना ज्यादा नुकसान हमारा हो चुका है तो हम छुट्टियां नहीं करना चाह रहे, नहीं करेंगे। तो बच्चे यहाँ पे थोड़ा सा डाउन हो जाएंगे जो हमें इस वक्त देख रहे हैं, लेकिन खैर क्या किया जा सकता है, इतना अर्सा एंजॉय किया, अब थोड़ा सा ये वाला फेज भी जो है इससे भी गुजर लें। खैर अगली थोड़ी सी स्टोरी जो हमारे पास है वो थोड़ी अफसोसनाक खबर है। कराची से खबर है, ये जामे बनोरिया न्यू टाउन के मोहतमे मौलाना डॉक्टर अब्दुल रज़ाक सिकंदर इंतकाल कर गए हैं। इंतज़ामिया जामे बनोरिया की जानिब से जारी बयान में मौलाना अब्दुल रज़ाक के इंतकाल की तस्दीक करते हुए ये बताया गया कि अल्लामा मरहूम बनोरी टाउन में शेख अहले हदीस की खिदमत सर अंजाम दे रहे थे। जी बहुत बड़े आलिम थे, जय्यद आलिम थे और वफाकुल मदारिस के सदर थे। बिल्कुल बड़ी खिदमत हैं इनकी, उसके लिए फिर इनकी ख़त्म नबूत जो पूरी मुहिम है उसके लिए इनकी बड़ी खिदमत थी। तो बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, लेकिन काफ़ी अरसे से अलील थे और इंडस हॉस्पिटल कराची में ये साहिब फराश थे, वहाँ बीमार पड़े हुए थे। अल्लाह ताला इनकी मग़फ़िरत करे, इसकी हम दुआई कर सकते हैं। अल्लाह ताला इनकी मग़फ़िरत करे और इनके दर्जात बुलंद करे। खैर अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे। एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो देखेंगे कि सिनेमा हॉल्स जो हैं उनको तो खोलने का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन पाकिस्तानी जो फिल्म प्रोड्यूसर्स हैं, फिल्म डायरेक्टर्स हैं, वो क्यों नहीं अपनी एग्जीबिशंस, मूवीज़ के एग्जीबिशंस जो हैं वो कर रहे हैं, इसकी क्या रीज़न है, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से शो में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाजरीन, NCOC के जो डिसीजंस हैं उन पर आहिस्ता आहिस्ता करके इम्प्लीमेंट जो है वो स्टार्ट हो रहा है और अब ये फैसला आया है कि आज से यानी कि 1 जुलाई से तमाम सिनेमा हॉल्स, तमाम थिएटर्स जो हैं उनको खोल दिया जाएगा। SOPs के साथ खोला जा रहा है। 50% मतलब गैदरिंग जो है वो अंदर अलाउ होगी। इसके साथ साथ मूवी सिर्फ वही लोग देख सकेंगे जिन्होंने वैक्सीनेशन करवाई होगी। मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा मामला जो है वो टेक्निकल है, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि बहुत से लोग अभी ऐसे हैं जो मूवी देखना चाहते होंगे लेकिन उन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाई होगी। इसके साथ साथ एक और मसला भी जन्म ले रहा है, इस पर हम आगे जाकर बात करेंगे। सबसे पहले अपने गेस्ट का तारुफ आपसे करवाती चलूं। हमारे साथ शो में मौजूद हैं सिनेमा ओनर, थिएटर ओनर और साथ ही साथ एक्स चेयरमैन पाकिस्तानी फिल्म एग्जिबिटर एसोसिएशन जहांजेब बेग साहब। जहांजेब साहब बहुत शुक्रिया, आपने गुड मॉर्निंग पब्लिक के लिए वक्त निकाला। सर, सिनेमा हॉल्स तो खोल दिए गए, आज से थिएटर्स भी खोल दिए गए, लेकिन प्रॉब्लम अब ये आ रही है कि जो फिल्म प्रोड्यूसर्स हैं, फिल्म डायरेक्टर्स हैं, पाकिस्तानी फिल्म प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स, वो अपनी मूवीज नुमाइश के लिए पेश नहीं करे। आपके ख्याल में इसकी क्या रीज़न है? देखिए जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। फर्स्ट ऑफ ऑल मेन इशू हमारा बिज़नेस का ऐसा है कि कोई भी फिल्म रिलीज़ करने से पहले आपको एटलीस्ट 2 या 3 वीक्स का मार्केटिंग कैंपेन और उसके लिए हाइप बिल्ड करने के लिए आपको ज़रूरत होती है। तो इस तरह से सडनली हालात ऐसे हैं। ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने स्टेप तो अच्छा लिया है, लेकिन इसके हवाले से जो रिलीज़ की बात है उसमें हमें हमारे प्रोड्यूसर्स को कुछ टाइम चाहिए होगा। फिल्म ऐसी चीज़ नहीं है कि आप रात को बनाएं और अगले दिन रिलीज़ कर दें। यू हैव टू गेट द हाइप अवेलेबल एंड यू हैव टू मार्केट द होल प्रोडक्ट, और उसके बाद जाके कहीं फिर भी उम्मीद करनी पड़ती है कि पब्लिक जो है वो आके उसको पसंद करे और उस पर अल्टीमेटली जो अंग्रेजी की फिल्में पहले से चल रही होंगी जी, उनको भी रिलीज करने का है प्लान, या अभी सिनेमा ओनर इंतजार करेंगे, बैठ के देखेंगे? आई थिंक कि नई फिल्म रिलीज होना ईद से पहले तो बहुत मुश्किल है। नई फिल्म तो रिलीज फिल्में बनी पड़ी नहीं है, फिल्म कंटेंट भी हमारे पास देखिए पिछला 1 साल जो है तकरीबन 1.5 साल कोविड की वजह से, उससे पहले भी अगर इफ आई मे से सो, हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है वाज ऑन अ वेरी वीक फुटिंग। 2013-14 के बाद हमारी एज सच कोई बहुत ज़्यादा बड़ी फिल्में नहीं आई, ओवरऑल चल रहा था काम, लेकिन ये पिछले जो कोविड के मामलात की वजह से बहुत ज़्यादा डेंट हुआ है। और जो कहते हैं ना द स्ट्रॉ दैट ब्रोक द कैमल्स बैक, इस वक्त फिल्में बहुत लिमिटेड और चुनिंदा किस्म की हैं जो कि जिनकी बजट्स और उनकी रिलीज़ के लिए बहुत हमें प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी और उनका भी नुकसान हम नहीं चाहते।
तो इसलिए हम समझते हैं कि अगर प्रोलॉन्ग्ड आपका गवर्नमेंट की पॉलिसी क्लैरिटी आ जाए, और मेरी रिक्वेस्ट इस चैनल के तवसत से गवर्नमेंट को ये ज़रूर होगी कि अभी हमने खबर सुनी कि जो फाइनल डिसीजन है वो 27 को मीटिंग में होगा, और उसके ऊपर फैसला भी हतमी फैसला किया जाएगा 27 जुलाई को, विच इट सेल्फ इज़ अ बिट कन्फ्यूजिंग, क्योंकि ईद से मेन आपको मालूम होगा, आवाम को भी शौक होता है ईद, और बड़ी ईद पे लोग जाते हैं, फिल्में देखते हैं या अपने फैमिलीज़ के साथ एंजॉय करते हैं। तो अगर वो मौका भी निकल जाएगा तो फिर हमें उम्मीद कम ही रखनी चाहिए कि सिनेमा का कोई और फिल्म रिलीज का कोई बेहतर प्लान बनेगा। अच्छा, मैं पहले एक रिपोर्ट देख लें। नहीं है, हाँ, पहले हमारे पास हरमीत का सवाल बाद में लेंगे, पहले हम इस हवाले से एक खुसूसी रिपोर्ट है, पहले चलकर वो रिपोर्ट देख लेते हैं। पाकिस्तान की बदहाल फिल्म इंडस्ट्री अपनी आखिरी सांसें तो ले रही है, लेकिन मौजूदा हालात में और SOPs की वजह से डरे हुए डिस्ट्रीब्यूटर्स और प्रोड्यूसर्स ने ईद उल अज़हा में कोई भी पाकिस्तानी फिल्म रिलीज करने से इनकार कर दिया। तो ये रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। हरमीत मेरे ख्याल में कोई सवाल करना चाह रहे थे। जी हरमीत। जी जहांगीर साहब से मैं ये सवाल करना चाह रहा हूँ कि जहांगीर साहब, अगर हम देखें तो इस वक्त दोनों तरफ जो है खौफ का समा है। मालिकान सिनेमा के जो मालिकान, तो सिनेमा कई जगह मैं देखता हूँ तो सिनेमा ना होने के बराबर है, कई जगह प्लाजे लोगों ने बना दिए, सिनेमा गिर गए, वो भी एक किल्लत है, ना होने के बराबर है हमारे मुल्क में। लेकिन साथ में ये जो खौफ है कि भैया रिलीज नहीं करेंगे फिल्म, तो कैसे इन सब चीज़ों को मेंटेन करेंगे? वैसे पहले से सिनेमा के जितने भी मालिकान थे वो बहुत नुकसानों को फेस करना पड़े। कोरोना में अगर सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है तो मैं समझता हूँ कि सिनेमा के मालिकान को हुआ है। जी देखिए, सिनेमा एक वैसे भी एक पब्लिक बिजनेस है, और अगर जो आप सिनेमा की किल्लत की बात करें, ये आज से नहीं कई सालों से, और उसकी रिवाइवल के लिए बहुत कोशिश भी की गई कई सालों में, और कई सिनेमा बने भी, और हमने एक शॉर्ट टाइम पे वेव देखा भी जिसमें हमारी कुछ बेहतरी आई, लोकल प्रोडक्शन बेहतर हुई। लेकिन अब ये जो सिचुएशन, एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन जो बनी हुई है हमारी दुनिया में, बल्कि ये कहना चाहिए पैंडेमिक की वजह से, अगर आप हॉलीवुड भी देखें तो वहाँ की मेजर जो बिजनेस चंक होता है वो समर ब्लॉकबस्टर्स होते हैं। लेकिन अगर आप इस बार चेक करें तो वहाँ भी 10 फिल्मों के बजाय शायद 2 फिल्में रिलीज हो रही हैं। तो होल वर्ल्ड इज स्टिल ट्राइंग टू गेज, अभी समझना चाह रहे हैं कैसे करना है। लेकिन अगर हम अपने मुल्क के हवाले से बात करें तो हमें एक क्लियर पॉलिसी चाहिए। मैं समझता हूँ कि जो हमारी ईद की एक विंडो आ रही है, बड़ी ईद की, इस पे अगर गवर्नमेंट ऑलरेडी क्लैरिटी से एक क्लियर मैसेज दे दे कि येस द सिनेमाज विल बी ओपन, जिस तरह थिएटर्स भी शायद काफ़ी महीनों पहले ओपन कर दिए गए थे, तो शायद इनकी कोई ज़बो हाले का कोई हाल, पुरसाने हाल हो सकता है। अभी डर किस चीज़ का है? जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, उनमें फियर किस चीज़ का है कि क्या हो जाएगा जिसकी वजह से उनका ये बिजनेस जो है वो मुतासिर होगा आगे जाकर? देखिए, पब्लिक जो है इंटरटेनमेंट में रिलैक्स होकर जाना चाहती है। जब ऐसी आप शराइत लगाते हैं जो कि हकीकत पसंद है, मैं समझता हूँ कि बड़ा मुश्किल फैसला है ये मानते हुए, लेकिन जब आप कहते हैं कि जो आएगा उसका पहले आप कोविड टेस्ट चेक करें और आप ये मामला करें, तो ये बड़ा मुश्किल है ऐसी इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए। दिस इज़ नॉट एन एयरपोर्ट के जहाँ पे आप सिक्योरिटी लोगों का चेक करें। पीपल आर कमिंग इन टू गेट एंटरटेन विद देयर फैमिलीज, अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवियों के साथ आना चाह रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ। वहाँ पे ये चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना रिलेटिवली बड़ा डिफिकल्ट होता है, और अगर आप इम्प्लीमेंट करें भी तो एक सबकॉन्शियस मैसेज जो है वो आपकी फैमिलीज को जाता है कि नहीं यार, अभी जाने की ज़रूरत नहीं है हमें थिएटर में, वहाँ जाएंगे तो बहुत हैसल होगा, तो बेटर स्टे एट होम, नेटफ्लिक्स देख लो। ना कि प्रेशर एक नेटफ्लिक्स का या इस तरह का जो आपको घर में बैठा सिनेमा मिलना शुरू हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि सिनेमा 2 तरह के हैं। एक तो मल्टीप्लेक्सेस हैं जो बड़े बड़े प्लाजास के अंदर बड़े मॉडर्न किस्म के सिनेमाज हैं, वहाँ तो शायद इस तरह के टेस्ट चेक करने के लिए कोई मैकेनिज्म हो जाए, लेकिन ज़्यादातर सिनेमा अभी भी छोटे इलाकों में बिल्कुल ऐसे ही, वो बिल्कुल पुराने अंदाज के सिनेमा है, वहाँ मेरे ख्याल में चेक करना बहुत ही मुश्किल है। जी ऐसे ही है, वही मेरे कहने का मकसद भी यही था। आपने बिल्कुल सही बात की कि थोड़ा सा हमें ग्राउंड रियलिटीज़ को देखते हुए पॉलिसी डिफ़ाइन करनी पड़ेगी। और अगर हमारी टेस्ट रेशो देखी जाए इस मुल्क की, थोड़ा सा पॉलिटिकल कमेंट हो जाएगा, लेकिन अगर आपकी रेशो ही 4-5-7% है तो क्या उसमें किसको आप दिखाएंगे और किसको आप फिल्म, तो इसीलिए ऑब्वियसली बड़ा रियल कंसर्न है प्रोड्यूसर्स का भी और एग्जिबिटर्स का भी कि अगर हम फिल्म लगाएंगे भी तो उस ऑडियंस में से कितने लोग वैक्सीनेटेड हैं और किसको दिखाएंगे। फिर ऑलरेडी अगर वो सारे आ भी जाएं तो फिर भी 50% से ज़्यादा नहीं आप कर सकते। सो व्हाट यू आर सेइंग टू द सिनेमा ओनर्स इज कि आपके ख्याल में जो शराइत हैं ये थोड़ी सी सख्त किस्म की शराइत है, इन शराइत की वजह से लोग कम आएंगे तो लगाया हुआ पैसा जो है वो पूरा नहीं होगा। जो पंजाबी में वो कहते हैं ना जी, फिर मैं ना ही समझा। अच्छा, तो ये ना वाली बात है। वैसे मैं माजरत के साथ एक बात करना चाहूँगा जहांगीर बेग साहब, जहांजेब सर मेरा नाम है।
वैसे मैं रिपोर्टर भी हूँ तो मैं कई जगह मुझे जाना पड़ता है, तो ये जो है नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की जानिब से जो अहकाम जारी किए जाते हैं तो अमल दरामद ना होने के बराबर होता है, ये रियलिटी है। एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा सर कि जो फिल्मों की शूटिंग बाहर हुई है, जो कोविड की वजह से रुकी है, तो उनको भी तो बहुत सारा नुकसान का सामना है। तो ऐसे में क्या आप लोगों की तरफ से या फिल्म प्रोड्यूसर की जानिब से, एसोसिएशन की जानिब से कोई राब्ता हुकूमत की जानिब से हो रहा है कि उनको इजाज़त मिल जाए ताकि शूटिंग दोबारा, क्योंकि कई ममालिक में तो ज़िंदगी नॉर्मल हो गई है लेकिन फ्लाइट की वजह से मामला बंद है? देखिए, जब तक क्लैरिटी इन द होल फील्ड नहीं आएगी, आई ऑब्वियसली रिप्रेजेंट द सिनेमा साइड, दी ओन सिनेमा ओनर्स एंड प्रोड्यूसर्स के हवाले से भी मैं कुछ बात करने की पोजीशन में हूँ। देखिए, अभी आपकी जो कोविड की वजह से मामला आपके रुके हुए हैं, अगर आप जो दोबारा से इसको कंटिन्यू करेंगे तो जब तक आपको क्लैरिटी नहीं आएगी अपनी इन्वेस्टमेंट की, इट्स द होल वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एट होल्ड राइट नाउ। तो जब तक आप ये मामला हमारे कोविड वाले क्लियर नहीं होंगे तब तक आई थिंक हैवी इन्वेस्टमेंट्स, हैवी प्रोडक्ट और इस इंडस्ट्री में आने की उम्मीद बहुत कम है। मैं सिर्फ एक सवाल मैंने पहले भी आपसे वो किया था और वो ये था कि जो अंग्रेज़ी की फिल्म है बहुत, जैसे अभी वैन डीजल की फिल्म लगी हुई थी, उससे काफ़ी बिजनेस किया इंटरनेशनली, इस तरह की फिल्में भी अगर रिलीज़ की जाए तो फ़ायदा नहीं है कोई? बाइलिंगुअल प्रोडक्ट जो है हमारी हमेशा से बड़ी लिमिटेड रही है। अगेन हमने जब रिवाइवल ऑफ सिनेमा की कोशिश की तो उस वक्त हमने अपनी लोकल लैंग्वेज के हवाले से या उर्दू लैंग्वेज के हवाले से, जिसको हिंदी वहाँ इंडिया में कहा जाता है, हमने इंडियन फिल्म इसीलिए रिक्वेस्ट की थी। बहरहाल वो फिर मामला नहीं चल सका, बिकॉज हम चाहते हैं कि हमारी अपनी इंडस्ट्री अपनी स्ट्रेंथ पकड़े और हमारी अपनी लोकल प्रोडक्ट जो है, अल्टीमेटली हम सब की ख्वाहिश ये है कि हमारी अपनी इंडिजिनस प्रोडक्ट जो है वो लोगों को दिखाई जाए जो हमारे कल्चर के साथ है। लेकिन वो अब क्योंकि वो इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं हो रही बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक कंसिडरेशंस, देयर आर वेरी लेस सिनेमाज देन 50%, आपने ऑलरेडी इसको कम कर दिया है, कोविड भी है, तो देयर इज़ नो रियल फिजिबिलिटी ऑफ मेकिंग अ फिल्म एंड गेटिंग योर मनी बैक। अगर आपको इन्वेस्टमेंट पे पैसा वापस मिलने की पूरा यकीन हो कि मेरा नुकसान होगा तो कौन कोई बिजनेस करेगा? बिल्कुल। तो अगर आपकी ये मामला, आई थिंक अभी तो वी विल हैव टू वेट एंड सी कि हाउ थिंग्स प्रोग्रेस। वो जो गवर्नमेंट का एक डिसीजन है 27 को जो आप कह रहे हैं, जी, वो भी क्लैरिटी नहीं लेके आता। वो एक एक्चुअली एज अ ट्रेड हमारे बिजनेस प्रोफेशनल्स के लिए भी वो क्लैरिटी नहीं लाता। वी आर नॉट श्योर कि आज हम अपना पैसा लगा के मार्केटिंग करें और 2 हफ्ते बाद फिर बंद हो जाए तो मेरी मार्केटिंग का पैसा भी ज़ाया हो जाए, पब्लिक आना चाहे या ना आना चाहे। जो सूरत हाल है उसमें काफी ज्यादा अनसर्टेनिटी जी, बहुत अनसर्टेनिटी है। बहुत बहुत शुक्रिया जहांज़ेब बेग साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, अभी हम ब्रेक शामिल करेंगे। एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ मजीद टॉपिक्स को आपके साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से शो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, इस्लामाबाद पुलिस एहलकारों ने बहादुरी की अजीम मिसाल कायम की है। कुछ रोज़ पहले का ये वाक़या है जब G11-1 में कुछ डाकू जो थे वो एक घर में घुस गए और उन्होंने घर वालों को यरगमाल बना दिया। तब ये पुलिस वाले जो थे वो मैदान में आए, उन्होंने इन डाकुओं के साथ मुकाबला किया, ना सिर्फ मुकाबला किया बल्कि ख़ुद भी ज़ख्मी हो गए, घर वालों की भी हिफाजत की इस मौके पर। और जो 2 डाकू थे, इन डाकुओं में से उनको भी हिरासत में ले लिया गया। अब भी ये दोनों जो पुलिस एहलकार हैं वो अस्पताल में है, ज़ेरे इलाज हैं, लेकिन हर कोई इनकी बहादुरी की दाद दे रहा है। आज हम इसी मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ DSP इस्लामाबाद खालिद महमूद अवान साहब हमें शो में ज्वाइन कर रहे हैं। खालिद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने गुड मॉर्निंग पब्लिक के लिए वक्त निकाला। सर, इस्लामाबाद पुलिस को जितनी भी दाद दी जाए वो कम है, बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन की मुस्तहिक है जिस तरह से उन्होंने बहादुरी का मुजाहरा किया है। जानना ये चाहेंगे कि वाकया कब पेश आया, एग्जैक्टली क्या वाकया था, और अब जो एहलकार इस वक्त अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं उनकी हालत कैसी है, ख़तरे से बाहर हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू मैम, आपने मुझे इस प्रोग्राम में इनवाइट किया और इस्लामाबाद पुलिस को जो हमारे गुड एफर्ट्स हैं उसको आपने रिकॉग्नाइज़ किया। ये 26 जून का वाक़या है। 3:28 पे हमारे वायरलेस कंट्रोल पे मैसेज मिला कि G11-1 में गली नंबर 169 में हाउस रॉबरी इज़ इन प्रोग्रेस। तो मेरे SHO और उसने जो वहाँ पे पुलिस ऑफिसर्स थे मौजूद थे और कॉल की, मोबाइल ऑफिसर भी पहुँच आया, इन्होंने दे इमीडिएटली रिस्पॉन्डेड। तो उसके बाद जो ही ये वहाँ पे पहुँचे तो जो रॉबर्स थे वो उस वक़्त अपना रॉबरी करके वो देवर कमिंग डाउन।
और उन्होंने जो ही पुलिस को देखा तो उन पे अंधाधुंध उन्होंने इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग शुरू कर दी। हमारा जो हेड कांस्टेबल है ये अपना सकलैन ड्राइवर, तो वो उसको जनाब हेड में भी इंजरी आई, इसके अलावा थाइज में भी आई और एक अपना उसकी लेफ्ट आर्म में भी उसको इंजरी आई। लेकिन डिस्पाइट उन्होंने अपना, हमारे एक दूसरा कांस्टेबल था अरशद, उसको भी इंजरी आई, लेकिन इन्होंने इंजरीज़ के बावजूद डाकुओं के साथ मुकाबला जारी रखा और अल्हम्दुलिल्लाह मतलब मैं इस बात को बड़ा यकीन करें, मुझे बड़ी खुशी होती है, फीलिंग इलेटेड कि इन जवानों ने ज़ख्मी होने के बावजूद भी उन 2-3 में से 2 डाकुओं को ओवर पावर किया। बोथ ऑफ देम दे वर आर्म्ड विद 30 बोर पिस्टल्स, वो पिस्टल्स उनसे उन्होंने छीन लिए और उसके बाद उनको ओवर पावर करके दे वर शिफ्टेड एट पुलिस स्टेशन। अच्छा, सकलैन जो है बहालत मजरूबी और अरशद, इन दोनों को हमने शिफ्ट किया हॉस्पिटल में। तो सकलैन इज स्टिल एडमिटेड इन पिम्स हॉस्पिटल, थैंक्स गॉड ही इज़ आउट ऑफ डेंजर, ही इज़ वेल ट्रीटेड। और उसकी जो बहादरी है मैं आपको बताऊं कि उसके स्पिरिट्स बड़े हाई हैं और सेम इज़ द केस ऑफ अरशद। और हमें ये खुशी होती है कि जी हमारा जो काम है, जो हमारा मेन मैंडेट है, जो हमारा मेन मिशन है कि लोगों की जान व माल की हिफाजत, वो उसको अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन हमारे जवानों ने ना सिर्फ वहाँ पे एक बहुत बड़ा इंसिडेंट को एबॉर्ट किया और सेकेंडली अपनी जानों पे खेल के जो सिटीजन्स हैं उनकी जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ किया। बहुत शुक्रिया। अब ये फरमाइए कि आम तौर पे तो पुलिस के हवाले से बुरी खबरें ही आती हैं और वो नेगेटिव इमेज क्रिएट किया जाता है, इस तरह के वाक़यात हों तो बड़ा पॉजिटिव इमेज आता है। तो ये मोरल बूस्टिंग के लिए आपके लिए कितना बेहतर हुआ है इस तरह का वाक़या? देखिए सर, मैं आपको बात बताऊं कि हमारे आईजी साहब ने जब से ये अभी काजी जमील रहमान साहब ने चार्ज लिया, इन्होंने बहुत सारे पुलिस की इमेज बिल्डिंग के हवाले से इनिशिएटिव्स लिए। जेंडर बेस्ड वायलेंस यूनिट एक जेंडर के ब्रेक के बाद एक बार फिर से शो में आपको खुशामदीद कहेंगे। इस्लामाबाद पुलिस के एहलकारों ने जो कारनामा सर अंजाम दिया है, आज हम उस पर बात कर रहे हैं, उस इकदाम को अप्रिशिएट कर रहे हैं, हौसला अफजाई की जा रही है। हमें शो में ज्वाइन कर चुके हैं डॉक्टर खालिद महमूद आवान साहब जो कि डीएसपी इस्लामाबाद हैं। खालिद साहब, यहाँ पर आपसे ये जानना चाहूँगी कि ऑब्वियसली इमेज बिल्डिंग के लिए, कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए जो पुलिस होती है उसके लिए बहुत से इकदाम करने की ज़रूरत होती है। इस वक्त जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो इमेज बिल्डिंग के लिए, कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए क्या इकदाम जो है, क्या काम जो है वो किए जा रहे हैं? देखिए मैडम, जो हमारे कल्प्रेट्स थे, चूँकि उनके ख़िलाफ़ ऑलरेडी इनके कुछ और भी दौरान इंटरोगेशन तकरीबन 6 मुकदमात पहले भी दर्ज रजिस्टर थे। एक तो ये है कि अब 9 मुकदमात में इनको हमने जुडिशल किया और शनाख्त परेड के लिए भी भिजवा दिया है। इसके अलावा जो ही आएंगे तो इंशाल्लाह रिकवरीज विल बी अफेक्टेड। साइमल्टेनियसली आप देखें हमारा ईगल स्क्वाड चल रहा है, बड़ा अच्छा उसका इम्पेक्ट आया है। उसकी वजह से स्ट्रीट क्राइम में अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह मज़ीद क्या कहते हैं कमी होगी। इसके अलावा लोगों के जो अपना इमेज है, लोगों का जो ट्रस्ट है हम पे, वो रिस्टोर होगा। फाल्कन्स हमारी चल रही हैं, थानों की मोबाइल्स चल रही हैं और हमारा डेली बेसिस पे फिर एक बहुत बड़ा एक आईजी साहब ने इकदाम लिया है, दैट इज़ अवाम राब्ता कैंपेन। उसमें मैंने भी कल भी मैं ट्रेडर से मिला, कम्युनिटी के तमाम मतलब ऑल एंड सन्ड्री फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ हम लोगों से मिल रहे हैं और उनके साथ अपने इश्यूज़ जो हमारे इश्यूज़ हैं वो डिस्कस करते हैं, लोगों के इश्यूज़ हैं और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ों को रिजॉल्व करें। और आपको पता है कम्युनिटी के बगैर पुलिस मतलब दे कैन नॉट वॉक अहेड। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि कम्युनिटी के सामने जो पुलिस का इमेज है उसको वो बिल्डअप किया जाए और जो ऐसे जो नासूर हैं उनके ख़िलाफ़ प्रोसिक्यूशन के हवाले से केस बिल्डिंग करनी, उसमें इन अच्छे इन्वेस्टिगेशन करनी ताकि एट द एंड ऑफ द डे इनको कन्विक्शन हो और मैक्सिमम इनको इम्प्रिजनमेंट हो। ये सारे इकदाम किए जा रहे हैं। जी हरमीत पाजी जी मैं खालिद महमूद साहब को मैं
हमारा भी सीना चौड़ा हो जाता है जब आप जैसे हमारे जो नौजवान हैं पुलिस में, चाहे वो जहाँ जहाँ जिन सिक्योरिटी इदारों में, और जिस तरह वो इस तरह के इक़दाम करते हैं और अपनी जान पर खेलते हैं, तो हमें भी फ़ख्र होता है, ना सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट को, हम अपनी पब्लिक टीम की जानिब से उनको खराज तहसीन पेश करते हैं, सकलेन साहब और साहब को। लेकिन जिस तरह बात की हमारी को एंकर ने कि बड़े मसाइल होते हैं, जो आपने कहा कि आईजी साहब का ये एक मिशन है कि हमने इमेज बिल्ड करना है, लेकिन आज भी एक छोटी सी चीज़ अगर इस पर थोड़ा सा काम किया जाए, अगर हमारे यहाँ कई लोग शिकायत करते हैं कि भाई आप सिफारिश कर दो, ये सिफारिश का कल्चर तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर थाने में कोई जाता है तो उसे भी खौफ होता है कि भाई अगर मैं एप्लीकेशन दूंगा तो पुलिस उल्टा मुझ पर कोई और केस ना दे, और जब एप्लीकेशन भी कोई देता है तो उस पर उसी तरह कार्रवाई नहीं होती। तो क्या आईजी साहब के सामने ये तमाम तर चीज़ें भी क्लियर हैं, आप लोग रख रहे हैं कि भैया इस पर भी काम होना चाहिए? जी सर मैंने आपको पहले बताया कि एक हेल्पलाइन बनाई आईजी साहब ने, आप 1715 पे कॉल करें, उसके बाद आप अपनी कंप्लेंट लॉन्च करें, तो विद इन सेकेंड्स आपको एक तो कंसर्न्ड एसडीपीओ की कॉल आ जाएगी जी भाई, और सेकेंडली आपको उसी वक्त उसके बारे में फीडबैक आएगी कि फलां अफसर को एप्लीकेशन मार्क हुई है, और उसको डायरेक्ट डैशबोर्ड पे आईजी साहब डायरेक्ट मॉनिटर कर रहे हैं। अच्छा, तो ये जो खुद एहतसाबी का अमल है, अगर पुलिस किसी भी जगह आपकी कोई कंप्लेंट रिड्रेस नहीं कर रही तो 1715 इज द लाइन, यू कैन कॉल हिम एंड दे विल इमीडिएटली रिस्पॉन्ड। सेकेंडली आप थाने में जाएं, जो मैंने आपने बात की है कि लोगों का जो खौफ है, एक हमारे पुलिस गाइड्स हैं, बड़े यंग लड़के हैं, हाईली एजुकेटेड हैं, दे विल गाइड यू, और जहां भी कोई इशू होगा, मैंने आपको बताया फ्री हेल्पलाइन है, कॉल 1715 और आपका इशू रीड्रेस, और यही वो चीजें हैं, और इसकी वजह से हमारी अकाउंटेबिलिटी भी होगी, और प्लस लोगों के सामने जो हमारी इमेज बिल्डिंग है वो भी इम्प्रूव होगी। ये जो 1715 है, ये हरमीत अभी सिर्फ इस्लामाबाद के लिए है मेरे ख्याल में, बाकी शहरों में तो 15 पे आप कॉल करते हैं और आप पुलिस को अपनी कंप्लेंट लिखवा देते हैं। जी करेक्ट है सर, इस्लामाबाद पुलिस के लिए। अच्छा, वैसे जिस तरह आपने बात की, मैं दोबारा उसी पे आना चाह रहा हूँ, जिस तरह हमारे, क्योंकि जब भी आपके सामने गोली होती है और मौत आपके सामने होती है तो इंसान बड़ा खुद गर्ज हो जाता है कि भैया अब गोली है, बचना है, लेकिन इन दो जवानों ने जिस तरह सामना किया, तो क्या आप समझते हैं कि इसी तरह एक तो मोराल तो पुलिस का बुलंद हुआ, आगे जाके ये भी उसी आईजी साहब की जो बिल्ड है, जिस तरह वो ट्रेनिंग हो रही है, उसी का एक हिस्सा है भाई? बिल्कुल, अपना आईजी साहब ने इनको मैं आपको बताऊं कि कम्युनिटी का तो मैंने आपको बताया, लेकिन डिपार्टमेंट ने भी इनको बड़ा रिकॉग्नाइज किया है, अप्रिशिएट किया है, और इनके लिए बाकायदा तौर पे हम पीपीएम या क्यूपीएम की साइटेशन भी मूव कर रहे हैं। अच्छा। कि इन्होंने अपना सीना तान के, गोलियां खा के इस मुल्क और इस मुल्क के बासियों के लिए, उनकी जान व माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इन्होंने अपने आप को आगे किया, और हाँ जी, और हमें इस पे फ़ख्र है। और मैं आपको बताऊं, ये हमारा मुल्क है, इसके लिए हम जो भी काम करेंगे हमें उस पर क्या कहते हैं फ़ख्र होना चाहिए। बिल्कुल, मेरे ख्याल में बहुत बड़ी बात यह है कि इस जैसे अभी हमारे साथी यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये इस तरह से पुलिस वाले डीएसपी साहब जैसे सारे ही हों, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली होता यह है कि चंद भेड़ें ऐसी हैं जिनकी वजह से मुझे लगता है सारा बदनाम होता है डिपार्टमेंट, और वो पुलिस में ऐसी भेड़ें काफ़ी ज़्यादा हैं जिसकी वजह से बदनामी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये बाकी मुल्क में भी इमेज अल्लाह करे कि इस तरह का बेहतर हो, आहिस्ता आहिस्ता करके हो। और हमने देखा है कि इवन लाहौर भी हो या कभी मतलब दूसरे भी पाकिस्तान के दीगर शहर हों, बहुत से यहाँ पर पुलिस एहलकार ऐसे भी हैं जो अपनी ड्यूटीज़ प्रॉपर तरीके से सरअंजाम दे रहे होते हैं, और वो बाकी पुलिस वालों का मोराल भी अप करते हैं, उनका सर भी फ़ख्र से बुलंद करते हैं। ये जो काली भेड़ें हैं, मेरे ख्याल में इनकी रेशो बहुत कम है, लेकिन ऑब्वियसली एक मछली जिस तरह से कहते हैं सारे तालाब को गंदा करती है, तो वो फिर वही हिसाब हो जाता है। मेरे ख्याल में अभी ब्रेक की तरफ चलें। ब्रेक की तरफ चलें। एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूँगी यहाँ पर डीएसपी साहब से, और वो सवाल ये है कि अभी ये जो पुलिस एहलकार हैं जिन्होंने ये कारनामा सरअंजाम दिया है, बिलाशुबा इनको जितना भी अप्रिशिएट किया जाए कम है, क्योंकि उन्होंने अपनी जान जोखों में डालकर ये इकदाम जो है वो सरअंजाम दिया है। तो इसके लिए पुलिस डिपार्टमेंट की जानिब से या इवन गवर्नमेंट की जानिब से भी कोई मराद, कोई इनाम, किसी किस्म की कोई अप्रिसिएशन का ऐलान किया है, ताकि जो दीगर भी पुलिस एहलकार हैं उनके भी हौसले बुलंद हों, और कल को अल्लाह ना करे कोई ऐसा दोबारा वाकया आए तो वो भी बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लें और इस तरह से अपनी जो खिदमात हैं वो सरअंजाम दें। जी खालिद साहब। बिल्कुल मैडम, मैं आपको बात बताऊं कि मैंने ऑलरेडी बताया है कि इनको कम्युनिटी के अलावा
हमारे आईजी साहब ने स्पेशली एसएसपी साहब लॉजिस्टिक को भिजवाया। इसके अलावा एसएसपी साहब ऑपरेशन जा रहे हैं, एसएसपी साहब इन्वेस्टिगेशन, डीआईजी साहब खुद, तमाम महकमे ने इनको एक तो रिकॉग्नाइज किया, नंबर 2 इनको बाकायदा तौर पे कैश रिवार्ड भी दिया गया है, कमेंडेशन सर्टिफिकेट्स भी दिए हैं, और साइमल्टेनियसली मैंने आपको बताया कि पुलिस के 2 बड़े मेडल्स हैं, एक पाकिस्तान पुलिस मेडल है और उससे ऊपर है कायदे आज़म पुलिस मेडल। ये मतलब QPM नंबर 1 एंड PPM नंबर 2। तो इन दोनों के लिए हमने साइटेशन तैयार कर ली है, इंशाल्लाह इनका केस मूव करेंगे, उसके मुताबिक इनको ये जो हाईएस्ट अवार्ड्स हैं पुलिस में उनसे भी इनको नवाजा जाएगा। और इसकी वजह से मैं आपको बताऊं कि ऑलरेडी जो इस्लामाबाद पुलिस की फोर्स है उसका मोराल बहुत हाई हुआ है, और जिस तरह इनकी रिकॉग्निशन हुई है, ये जवान, मैं यकीन करें कल बात कर रहा था सकलैन से, तो मुझे लगता नहीं था कि इसको इतनी 4 फायर लगे, और इवन के ही हैड रिसीव्ड हेड इंजरी, तो वो बड़ा मतलब यकीन करें कि उसका इतना स्पिरिट हाई थे कि वो मुझे लग रहा था कि इसको लगी नहीं है। और ये किस वजह से है? कम्युनिटी ने, हमारे महकमे ने, हमारे गवर्नमेंट ने, जनाब मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर ने खुद विजिट किया। अच्छा, यहाँ पे एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा रोमा, अगर हमारा ये प्रोग्राम वज़ीर आज़म साहब या कोई और दीगर जो सर मेरे ये रिक्वेस्ट है, वैसे मैं अगर इंटीरियर मिनिस्ट्री अगर ये देख रही है प्रोग्राम, तो मैं उनसे गुजारिश ये करूंगा, क्योंकि इस्लामाबाद की पुलिस एज कम्पेयर टू अदर पुलिस, अदर KP या सिंध या पंजाब के, तो सबसे ज्यादा टफ जो है इनकी ड्यूटी, क्योंकि हम भी जब रिपोर्टिंग करते हैं तो ये भी हमारे साथ ही होते हैं। लेकिन सबसे बड़ा मसला इनका जो है, मैं सड़कों पे देखता हूँ जब छुट्टी हो जाती है तो ट्रांसपोर्ट की इनकी जो सहूलियत है वो ना होने के बराबर है। तो मेरी गुजारिश होगी कि इनको ये सहूलियत भी दी जाए, क्योंकि सारा दिन दौड़ धूप में ये जाना और ड्यूटी को सर अंजाम देना, तो ये सहूलियत इनको देनी चाहिए। बिल्कुल, हम भी अपने प्लेटफॉर्म से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि यही जो सहूलियात हैं वो फराहम की जाए। साथ ही साथ जो भी पुलिस एहलकार इस तरह की काम, इस तरह के कारनामे सर अंजाम देते हैं, उनको किसी ना किसी तरीके से अप्रिशिएट उनके डिपार्टमेंट की तरफ से और गवर्नमेंट की तरफ से भी अप्रिशिएट करना चाहिए। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया। खालिद महमूद अवान साहब हमारे साथ आज शो में मौजूद थे। नाज़रीन, अभी हम शामिल करेंगे। और A+ के नाज़रीन जो है वो आज 12 बजे तक हमारे साथ ही मौजूद रहेंगे। अच्छा, लॉन्ग टाइम। हाँ, तो मतलब यह है कि बड़ी खुशी की बात है, आपसे भी हम मुखातिब होंगे। अभी ब्रेक पे चलें? अभी हम ब्रेक पर चलते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ मजीद स्टोरीज जो हैं वो आपके साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से शो में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाजरीन, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके चेहरे पर बहुत ज़्यादा गैर ज़रूरी बाल होते हैं। ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग सिचुएशन भी क्रिएट करते हैं, बहुत से लोगों के लिए परेशानी का भी सबब बनते हैं। बहुत से लोग इसके इलाज के लिए बहुत से ट्रीटमेंट्स भी करवाते हैं, लेज़र ट्रीटमेंट होता है और बहुत से मेडिसिन जो हैं वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से कहा जाता है कि ये जो बाल हैं ये ग्रो कर जाते हैं। खैर, इसकी मुख्तलिफ रीज़न्स होती हैं, वो रीज़न्स क्या होती हैं और इसका ट्रीटमेंट किस तरह से करवाया जा सकता है, आज हम इस पर बात करेंगे। डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर मोहम्मद उमर खान हमें शो में ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, वेलकम टू द शो। हमने देखा है, मतलब पहले इतना ज़्यादा ये नहीं होता था, लेकिन आजकल बहुत से लोग ऐसे हैं, स्पेशली अगर मैं लड़कियों की बात करूं तो बहुत ज़्यादा गैर ज़रूरी बाल जो हैं वो उनके चेहरे पर ग्रो कर जाते हैं। अब इसमें बाज़ुकात कहा जाता है जी डाइट ठीक नहीं है, चिकन का इस्तेमाल ना करें, हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से ये जन्म लेते हैं। आपके ख्याल में इसकी क्या क्या कॉजेस हैं? हार्मोनल इम्बैलेंस तो एक रीज़न हो गई ना, मज़ीद इसकी क्या क्या रीजंस हैं? जो 90 to 95% औरतों में गैर ज़रूरी बाल होते हैं और कोई डिज़ीज़ नहीं होती है, हार्मोनल लेवल सब कुछ नॉर्मल होगा, गैर ज़रूरी बाल होंगे। और उनके अलावा कुछ फीमेल्स जो हैं वो कॉस्मेटिक्स यूज़ करती हैं, कुछ क्रीम्स यूज़ करती हैं जिनमें स्टीरॉयड्स होते हैं, वो गैर ज़रूरी बाल, स्टीरॉयड क्रीम्स लगाने से गैर ज़रूरी बाल आ सकते हैं। उसके अलावा कुछ ऐसी क्रीम्स हैं जो इरिटेट करती हैं स्किन को, जिनके अंदर इरिटेंट्स डाले होते हैं, जिस तरह ब्लीच है, जिस तरह विटामिन ए की क्रीम्स हैं, रेटिनॉइड्स कहते हैं, वो इरिटेट करती हैं स्किन को, उनसे गैर ज़रूरी बाल आ सकते हैं। और थर्ड रीज़न जो है वो डिज़ीज़ है जिसमें टेस्टोस्टेरोन लेवल्स ज़्यादा होते हैं, मेल हार्मोन के लेवल्स ज़्यादा होते हैं, उनसे बाल आ जाते हैं। अब बहुत ज़्यादा औरतों में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ पाई जाती है और इसमें देखने की ज़रूरत ये होती है कि ये डिज़ीज़ क्या वाकई हार्मोनल लेवल्स इतने पैदा कर रही है कि उससे गैर ज़रूरी बाल आ रहे हैं। क्योंकि अगर अच्छा, ये PCOS से आते हैं ये बाल? जी, PCOS टेस्टोस्टेरोन को
बढ़ाते हैं बेसिकली। ये डॉक्टर साहब ये बताइए कि खुराक का बहुत ज़्यादा ताल्लुक होगा और जी। बहुत लोग कहते हैं कि चिकन खास तौर पे जो है इसमें चूंकि हार्मोन्स बहुत ज़्यादा दिए जाते हैं, इसकी वजह भी इम्बैलेंस हो जाता है बॉडी में, इसमें सच्चाई है कोई मतलब? हमारा जो हार्मोन्स हैं, जिस तरह मेल हार्मोन्स हैं टेस्टोस्टेरोन, फीमेल हार्मोन्स हैं ईस्ट्रोजन, इन्हें हम स्टीरॉयड हार्मोन्स भी कहते हैं। ये बॉडी का अपना पैदा करदा स्टीरॉयड है। तो क्योंकि चिकन में कोलेस्ट्रॉल होता है, तो कोलेस्ट्रॉल की इनटेक से आपकी स्टीरॉयड की प्रोडक्शन बढ़ सकती है। अच्छा, तो एक चांस है कि इससे हो जाए, कोई प्रूवन, साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ नहीं है अभी, नहीं है। इस पे मज़ीद कुछ रिसर्च होने की ज़रूरत है, क्योंकि पुराने ज़माने में लोग कम खाते थे चिकन और आजकल उसकी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। तो अच्छा, ये जो गैर ज़रूरी बाल ज़्यादा होते हैं ये फीमेल्स में ही आते हैं, ये मसला ज़्यादा फीमेल्स का ही है? हमारे पास तो क्योंकि पेशेंट्स आते हैं, दोनों मेल और फीमेल दोनों आते हैं। अब मेल्स चाहते हैं कि अगर उन्होंने किसी ने दाढ़ी रखी हुई है तो दाढ़ी के ऊपर वाले एरिया पे बाल ना आए, या उन्हें फेस के इस एरिया के बाल बुरे लगते हैं। इस इशू का सामना मर्दों को होता है? जी, उनका कोई डिजीज़ नहीं होती है, उनके नॉर्मल बाल हैं, लेकिन वो बस पसंद के मुताबिक उसको करना चाहते हैं। कुछ लोगों ये के कोई मसला तो नहीं ना, जी। जिस तरह मेनली एक Cosmetic reasons रीजन के जो है वो खवातीन में बहुत ज़्यादा आती जी। है। और अगर मतलब ये मैंने अपने इर्द गिर्द ही देखा है, जिन खवातीन के बहुत ज़्यादा बाल होते हैं उनको कहा जाता है कि जी आप चिकन का बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, मटन खा लें, आप कोई मतलब सी फूड खा लें, लेकिन चिकन का इस्तेमाल ना करें। मतलब चिकन को रिस्ट्रिक्ट करना आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है? एडवाइस हम करते हैं कि आप चिकन, मटन, बीफ, हर चीज़ जो है ना, मीट की जो इनटेक है वो कम कर दें, और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की इनटेक ज़्यादा करें, क्योंकि उनमें विटामिन्स और मिनरल्स भी ज़्यादा होते हैं जो बालों की ग्रोथ के लिए चाहिए होते हैं। और विटामिन्स देने से हमने देखा है कि ये आपके काफ़ी ज़्यादा जो हार्मोनल इम्बैलेंसेस समझे जाते हैं वो ठीक हो जाते हैं। अच्छा, कोई सप्लीमेंट्स वगैरह भी सजेस्ट किए जाते हैं? सप्लीमेंट्स भी दिए जाते हैं। सप्लीमेंट्स या विटामिन्स, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं जिनका इस्तेमाल करना चाहिए? मतलब जो खवातीन अभी हमें देख रही हैं वो किस किस्म के सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करें? कैल्शियम हो जाती है इसमें, विटामिन डी है, मोलिब्डेनम है, मैग्नीशियम है, काफ़ी ज़्यादा इनको हम ट्रेस मिनरल्स कहते हैं, जो खाने में या मुख्तलिफ इवन मेडिसिन में बहुत थोड़ी मिकदार में पाए जाते हैं, पर इनका किरदार बालों की ग्रोथ में ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा जो बालों की ग्रोथ के लिए ज़रूरी चीज़ है वो जिंक है, तो वो आपकी डाइट में होनी चाहिए। और जिंक की जो अगर कमी हो जाए तो उससे फिर आपका जो है हेयर लॉस बेसिकली ज़्यादा हो सकता है सर के बालों से, और उसके और भी नुकसानात हैं आपकी डाइजेशन में और दूसरे प्रॉब्लम्स में। जो अनवांटेड हेयर का ग्रो करना है वो ज़्यादातर नॉर्मल होता है, कम केसेस में हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो सकता है। ठीक ये है, ठीक हरमीत है। हमारे साथ है। जी हरमीत। अच्छा, डॉक्टर साहब से पूछना चाह रहा हूँ कि डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि ये गैर ज़रूरी बाल है, इसके लिए ख़ासकर ख़वातीन काफ़ी उनको मुश्किलात का भी सामना पड़ता है और वैसे भी उनको अच्छा भी नहीं लगता है। वैक्स के लिए जाती हैं ख़वातीन, 15 दिन बाद फिर जाती हैं, फिर दोबारा वही बाल, तो क्या इसका जो ट्रीटमेंट है वो मुकम्मल परमानेंट ट्रीटमेंट क्या इसका हो सकता है? और दूसरा सवाल मेरा ये इसके साथ ऐड करना चाहूँगा कि टॉप हार्मोन इशू है क्या, इससे कितने मसाइल जो हैं ख़वातीन या दीगर जो मर्दों को फेस करने पड़ते हैं, इसके वजूहात क्या है? जी, हार्मोनल जो प्रॉब्लम्स हैं औरतों में ज़्यादा इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि उनमें एक हार्मोनल बैलेंस मेंटेन करना होता है। मेल हार्मोन्स भी होते हैं, फीमेल हार्मोन्स भी 2 टाइप के होते हैं इसमें, और इन सब को एक ख़ास बैलेंस पे रहना चाहिए, और ये बैलेंस ज़रा सा भी इफ़ेक्ट हो तो उनको हेल्थ पे असर डालता है। तो औरतों में ये हार्मोन के इम्बैलेंस के इफ़ेक्ट्स ज़्यादा आते हैं, मेल्स में भी पाए जाते हैं और कई दफ़ा बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस होता है, पर वो उस तरह के मरीज़ों की तादाद कम है निस्बतन। अच्छा, ये जो मेल में आप फीमेल्स में बात कर रहे हैं कि हार्मोनल इम्बैलेंसेस के जो इश्यूज हैं वो बहुत ज़्यादा आते हैं, इसकी क्या मतलब आपके नज़दीक रीजंस है कि इस चीज़ का जो सामना है इम्बैलेंसेस का, ये ख़वातीन को ही बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, मर्दों को नहीं करना पड़ता? क्या ऐसी चीज़ है इसमें? है आपका एक मंथली, एवरी मंथ उनका एक साइकिल है जो मेंटेन करना है, जिसको होना चाहिए टाइम पे। जो अगर टाइम से देर हो जाए तब भी प्रॉब्लम है, टाइम से जल्दी हो जाए तब भी प्रॉब्लम है। तो उसमें एक हार्मोन होता है ईस्ट्रोजन, एक होता है प्रोजेस्टेरॉन, और इसके अलावा जिस तरह हमने मेल हार्मोन्स का जिक्र किए, वो इन हार्मोन्स के साथ इंटरफेयर कर सकते हैं अगर उनकी तादाद ज़्यादा बढ़ जाए, तो उससे आपके जो मंथली साइकिल्स हैं वो इफ़ेक्ट हो सकते हैं, और एक ख़ास टाइम ऑफ द मंथ पे आपको डर्माटोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, चेहरे पे गैर ज़रूरी बाल आ जाते हैं,
कुछ महीने के कुछ दिनों में, और चेहरे पे दाने आ जाते हैं। तो इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए हम हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी करते हैं, जिसमें कुछ हार्मोन्स जो हैं वो हम उनकी प्रोडक्शन कम करते हैं, कुछ को हम रिप्लेस करते हैं, उनको ज़्यादा करते हैं। तो औरतों में क्योंकि एक बैलेंस है, वो बैलेंस ख़राब हो जाए तो उससे उनको हेल्थ के प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए कि डॉक्टर साहब ये बताइए कि हो गए बाल, अब जी, मतलब आ भी गए, अब यहाँ से ट्रीटमेंट की तरफ चलें। आपने जैसे बताया कि बहुत सी क्रीमें हैं, बहुत सी लोशंस हैं, वो लगाने से उल्टा नुकसान हो रहा है। उल्टा नुकसान तो हो जाता है। फ़ायदे वाली कौन सी चीज़ें हैं फिर इसमें अगर गैर ज़रूरी बाल आ गए हैं तो उसमें कोई क्रीम्स वगैरह लगाने का इतना फ़ायदा नहीं होता है। सबसे ज़्यादा जो चीज़ें अवॉइड करनी है, हम कहते हैं आप वैक्सिंग ना करें, ब्लीचिंग ना करें और थ्रेडिंग ना करें। ये ना करें क्योंकि मैंने पहले जिक्र किया, आप स्किन को अगर इरिटेट करेंगे। ये वो ख़वातीन ज़्यादातर 90% से भी ज़्यादा तादाद है जो थ्रेडिंग करती हैं। आप मना कर रहे हैं उससे, तो फिर क्या करें? हम लेज़र हेयर रिमूवल सबसे ज़्यादा सजेस्ट करते हैं। लेज़र्स जो है इसके लिए सबसे ज़्यादा इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। ठीक है। और उसमें मुख्तलिफ टाइप्स के लेज़र्स होते हैं। हमारी स्किन क्योंकि ब्लैक है, तो कोई भी चीज़ जो हीट पैदा करती है वो हमारी स्किन के अंदर वो रेडनेस कर सकती है या काले निशान बना सकती है। इसलिए हम ऐसी लेज़र्स यूज़ करते हैं जो बहुत ज़्यादा हीट पैदा ना करें। तो उसमें हम जो कॉमन यूज़ लेज़र है जो इफ़ेक्टिव है उसको ND YAG कहते हैं, जो हमारी स्किन में इफ़ेक्टिव है। फिर उससे ज़्यादा इफ़ेक्टिव कुछ लेज़र्स हैं, लेकिन उनमें नुकसान ये है कि वो जला सकती हैं जल्द को, मार्क्स पैदा कर सकती हैं। तो उसमें फिर डॉक्टर को केयरफुल रहना पड़ता है, उसको सेटिंग्स ऐसी रखनी पड़ती हैं कि वो। अच्छा, ये जो लेज़र ट्रीटमेंट है, आपके ख्याल में जब ये एक दफ़ा, मतलब इसकी कितनी सिटिंग्स लेनी पड़ती हैं? अगर चेहरे पर खातून के गैर ज़रूरी बाल हैं तो कितनी सिटिंग्स में ये मसला सॉर्ट आउट हो जाता है, और ये परमानेंट होता है? फिर इस पर कॉस्ट कितनी आती है? ये एक सिटिंग में तकरीबन 20% बाल आपके रिमूव होते हैं। परमानेंट होते हैं या दोबारा आने के चांसेस होते हैं? परमानेंट होते हैं, रिमूव परमानेंट हो जाते हैं। और आपको हम 6 सेशंस एडवाइस करते हैं ताकि आपके जो बाल हैं मुकम्मल तौर पे रिमूव हो जाएं। जो एक बार ख़त्म हो जाएं वो चले जाते हैं। उसके बाद बहुत कम चांस होता है कि कुछ उसके गैर ज़रूरी बाल उस जगह पर आ जाएं दोबारा, वरना जो बाल रिमूव हो गए वो दोबारा नहीं आते। और कॉस्ट की बात हो रही थी, कितनी तकरीबन कॉस्ट? क्योंकि देखिए ना, ज़्यादातर गरीब गुरबा लोग हैं, मिडिल क्लास के हैं, लोअर मिडिल क्लास के हैं, वो तो अफोर्ड नहीं करेंगे बहुत ज़्यादा कॉस्ट को। उन्होंने थ्रेडिंग पे ही दाना है जी। और फिर गली गली मोहल्ले में, छोटे इलाकों में मेरे ख्याल में थ्रेडिंग के अलावा और कोई ऑप्शन वैक्सिंग, वो कहाँ जाएं, फिर क्या करें? कॉस्ट में उसका एरिया सबसे ज़्यादा मैटर करता है। कुछ औरतों को सिर्फ चिन पे बाल आ रहे हैं, उनको लो कॉस्ट में कर सकते हैं आप 3000 4000, जितना उसका एरिया है, जितने बाल हैं उसके हिसाब से। और अगर फुल फेस है तो फिर आप टाइप ऑफ लेज़र पे डिपेंड करता है। ये लेज़र सारे ही एक्सपेंसिव होते हैं क्योंकि इंपोर्टेड होते हैं। इसमें ND YAG जो है वो ज़रा चीपर साइड पर है, वो 5 to 7 to 8000 तक होता है जिसमें फुल पर सेशन। और जो इसके अलावा दूसरे लेज़र्स हैं उनमें डायोड है, उसमें एलेक्जेंड्राइट है। जी हरमीत जी रऊफ साहब ने जिस तरह सवाल किया कि भाई काफ़ी सारे ऐसे ख़वातीन हैं जिनके पास इतने सारे पैसे नहीं होते, तो ये ट्रीटमेंट है महंगा है जी। अब ऐसा कोई तरीका जो खाने पीने की, जिस तरह आपने चिकन की बात की कि भैया नहीं खाना चाहिए, कम खाना चाहिए, तो क्या ऐसी कोई और सी ग़िज़ा है, ऐसे खुराक हैं जिसको रोज़मर्रा की ज़िंदगी मिलाया जाए? क्विक सा आंसर दीजिएगा, वक्त बहुत। एक तो फूड में आप अवॉइडेंस कर लें मीट्स की, दूसरा आप चिकन या हर तरह का मीट, और दूसरा वैक्सिंग, ब्लीचिंग और थ्रेडिंग ये आप ना करें, और गैर ज़रूरी कॉस्मेटिक्स और क्रीम्स अवॉइड करें ताकि ख़ुद नुकसान ना पहुंचाएं स्किन को, तो उससे आपका बाल निस्बतन कम रहेंगे चेहरे पे। चलें ठीक है, मतलब डॉक्टर साहब ने ये तरीके बता दिए हैं कि ब्लीचिंग ना की जाए, वैक्सिंग ना की जाए, थ्रेडिंग ना की जाए, इसके अलावा जितने भी तरह के मीट्स हैं उनको अवॉइड किया जाए, तो ये जो इशू है वो काफ़ी हद तक नेचुरली सॉर्ट आउट हो सकता है। और परमानेंट इसका इलाज लेज़र है जो कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर उमर खान साथ आज शो में मौजूद थे। अभी नाज़रीन हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे। एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे को डिस्कस करेंगे। कल कौमी असम्बली के ऐवान में खासी गर्मा गर्मी देखी गई, तल्ख जुल्मों का तबादला भी हुआ, इस पर बात करेंगे। मज़हर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। ब्रेक
के बाद एक बार फिर से शो में आपको खुशामदीद कहेंगे। अभी हम बात करेंगे, कल कौमी असम्बली में खासी गर्मा गर्मी देखने में आई और बिलावल भुट्टो जरदारी और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। इस मौके पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने जब खिताब किया तो उन्होंने नाम लिए बगैर कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं वो मुल्तान के फाजिल जो मेंबर हैं उनको पहचाने, मैं तो उन्हें बचपन से जानता हूँ। साथ ही साथ हम आज एक और टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे कि क्या पाकिस्तान अपना सॉफ्ट इमेज दुनिया से मनवाने में कामयाब हो रहा है या नहीं हो रहा। सीनियर एनालिस्ट मजहर अब्बास साहब हमें शो में ज्वाइन कर रहे हैं। मजहर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कल जो कुछ असेंबली के फ्लोर पर हुआ उस पर आप क्या कहेंगे? शाह महमूद कुरैशी और बिलावल भुट्टो के दरमियान खासी गर्मा गर्मी देखने में आई और बिलावल भुट्टो जरदारी ने तो यहाँ तक कह दिया कि जी ISI वाले जो हैं वो फोन रिकॉर्ड निकलवाएं, क्योंकि जब शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे वज़ीर ख़ारजा थे तो उस वक्त वो कैंपेन चलाते थे कि यूसुफ रजा गिलानी को वज़ीर आज़म के ओहदे से हटाया जाए और उन्हें वज़ीर आज़म बनाया जाए, जिसके बाद उन्हें उनकी जो वजारत थी उनसे वापस ले ली गई। तो तमाम तर सिचुएशन को आप किस नज़र से देखते हैं? जी बहुत बहुत शुक्रिया। पहली चीज तो ये कि एक मरतबा फिर अफसोस हुआ कल सेशन देख के, खासतौर पे बिलावल भुट्टो और शाह महमूद कुरैशी के दरमियान जिस तरह के जुमलों का तबादला हुआ और जिस तरह का लहजा था वो इंतहाई काबिल अफसोस था। पहली चीज तो ये कि बिलावल भुट्टो ने जब ये बात की तो उन्हें खुद सोचना चाहिए कि वो अपने किस बयानिए की तरफ जा रहे हैं, जब वो वजीर आजम से खुद ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी को ISI को हिदायत की जाए कि उनके टेलीफोन टेप करें। बिलावल भुट्टो जरा ठंडे मिजाज से खुद जाके सोचें कि उनके इस बयान के क्या माने लिए जा सकते हैं और क्या ये एक मरतबा फिर आप वो रिवायत डालना चाह रहे हैं। वैसे तो हमें पता नहीं फोन टेप होते नहीं होते, लेकिन ये बात एक पार्टी के सरबराह की तरफ से आना इंतहाई काबिल अफसोस भी है और काबिल मजम्मत भी है। जब आप खुद ये बात करते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट का रोल नहीं होना चाहिए पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, और फिर ये इस चीज को, दूसरी बात ये कि बिलावल भुट्टो के लहजे से मुझे बहुत अफसोस हुआ, जिस तरीके से वो एड्रेस कर रहे थे वजीर खारजा को। एक तो एज फैक्टर, दूसरा बिलावल भुट्टो एक पार्टी के सरबराह हैं और शाह महमूद कुरैशी एक हुकूमत के वजीर खारजा हैं। तो एक तो इस चीज का ख्याल रखना चाहिए था। दूसरी ये कि जाहिर है फिर शाह महमूद कुरैशी ने भी जिस अंदाज में जवाब दिया उसके बाद वो भी मुनासिब नहीं था, लेकिन ये बात तो फैक्चुअली दुरुस्त थी जब उन्होंने यूसुफ रजा गिलानी के हवाले से कायदे इख्तिलाफ वो किस तरह बने सेनेट में, जब वो बात की तो वो फैक्चुअली तो करेक्ट बात थी। तो मेरा ख्याल है कि बिलावल भुट्टो को शाह महमूद कुरैशी की पर्सनल एक्सप्लेनेशन पे अगर वो कुछ वजाहत करना भी चाहते थे तो करना चाहिए था, लेकिन जिस तरह वो रैश हुए हैं, जिस लहजे में उन्होंने गुफ्तगू की है, वो वाकई बचकाना लहजा नजर आया। और मेरा ख्याल है शाह महमूद कुरैशी के लिए ज्यादा बेहतर होता कि अगर वो जवाब ना ही देते इस बात का। मदर ये फरमाइए कि ये जो कहा गया कि जी इनके फोन टेप करवाए जाएं, ये वजीर खारजा के ऊपर, और जहां से कहा गया टेप करवाए जाएं, एक ऐसा इल्ज़ाम जैसे कोई वतन दुश्मन के ऊपर लगाया जाता है कि जी ये कोई ऐसी एक्टिविटीज़ में होंगे जो पार्टी के ख़िलाफ़ या वतन के ख़िलाफ़ या पता नहीं किसके ख़िलाफ़ या साजिशी के तौर पे। तो ये बहुत बड़ा एलिगेशन है और इस तरह के एलिगेशन भी अगर ना ही लगते तो बेहतर था। जी बिल्कुल, एक तो वो, और फिर ये कि फैक्चुअली इनकरेक्ट था जो जो बिलावल भुट्टो कह रहे थे। इसलिए कि हमें सबको पता है कि रेमंड डेविस के मसले पे शाह महमूद कुरैशी का इख्तिलाफ बहुत खुलकर सामने आया था और बहुत पब्लिकली उन्होंने इससे डिफेंड किया था जिस तरीके से रेमंड डेविस को रिलीफ दिया जा रहा था। और रीजंस होंगे, पॉलिटिकल रीजंस होते हैं। शाह महमूद कुरैशी पॉलिटिकली एम्बिशियस पर्सन हैं या नहीं, लेकिन नजर जरूर आते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो पूरी दुनिया में किसको क्या कहने जा रहे होंगे कि वो यूसुफ रजा गिलानी की जगह मुझे वजीर आजम बनाओ। तो मेरा ख्याल है बिलावल भुट्टो के पूरे अंदाज में एक जज्बातीपन था जो मुझे बिलावजह नजर आ रहा था, या किसी फ्रस्ट्रेशन नजर आ रही थी कि विद इन दी ऑपोजिशन जो है उनके रैंक एंड फाइल में वो इत्तेहाद नजर नहीं आया बजट के दिन जिसकी वो तवक्को कर रहे थे। फिर उससे एक दिन पहले भी अगर आप देखें तो शहबाज शरीफ, नोइंग वेल कि शहबाज शरीफ के अंकल की डेथ हुई है, उसमें शहबाज शरीफ गए हुए हैं, उनपे इस तरह की तनकीद जो है वो बिलाजवाज थी। तो मेरा ख्याल है
बिलावल भुट्टो एक जाहिर है यंग पॉलिटिशियंस हैं। जी 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 मतलब साहब, अगर हम देखें तो जब आर्मी चीफ साहब के एक्सटेंशन का मामला था तब भी अपोजिशन वाले कह रहे थे कि भैया एक्सटेंशन नहीं देंगे। इसके बाद जब बजट की बात हो रही थी तो बजट पास होने नहीं देंगे। फिर जब कल की बात थी तो मौलाना असदुर्रहमान साहब बड़े गुस्से में, बड़े उनकी जो जज्बाती तकरीर थी कि भाई हम वज़ीर आज़म को आने दो, हम तकरीर होने नहीं देंगे। शायद खाकान अब्बासी भी हमने ऐसे देखे, उनका बयान भी इस किस्म का था। बिलावल का तो आपने सामने वो तो आपने बात कर दी, लेकिन जैसे वज़ीर आज़म साहब आए तो ये तीनों खिसक गए पार्लियामान से। आप नहीं समझते हैं कि बड़े कंफ्यूज से नजर आ रही हैं अपोजिशन वाले? क्या मसला है सर? जी, एक चीज तो ये कि उन्हें सुननी चाहिए थी तकरीर। हमारे यहाँ ये कुछ गलत रिवायात पड़ गई हैं कि जी बजट पे तकरीर नहीं करने देंगे, वजीर आजम को तकरीर नहीं करने देंगे, कोई भी वजीर आजम हो उसको तकरीर नहीं करने देंगे। तो फिर आप कौन सी रिवायात कायम कर रहे हैं सियासत में? आपका इख्तलाफ हो सकता है किसी से, आप किसी के इलेक्शंस को क्वेश्चन कर सकते हैं, उसके फोरम्स अवेलेबल है। मेरा ख्याल है हम न सिर्फ ये कि गैर जमहूरी रिवायात कायम कर रहे हैं बल्कि गैर सियासी रिवायात कायम कर रहे हैं। ये गैर सियासी रवैये हैं कि जी आपने तकरीर की, उसके बाद मैं वजीर आजम की तकरीर सुने बगैर आपको तो जो ऑपोजिशन का टफ टाइम देने वाली नैरेटिव है और होता है, उसका बुनियादी मकसद तो ये है कि आप ऐसे सवालात करें जिसके जवाब उनके पास ना हो और लोग फिर महसूस करें कि वो जवाब सही नहीं दे पा रहे। इस तरह की डिबेट हो कि जिसमें आपको एक व्यूअर को लगे कि जी कौन दुरुस्त है, कौन सही कह रहा है, किसके पास फैक्ट फिगर्स दुरुस्त हैं, किसके पास गलत हैं। लेकिन तकरीर ना सुनना या तकरीर ना करने देना, जिस तरह आपने शौकत तरीन को तकरीर नहीं करने दी तो उसका नतीजा क्या हुआ? शहबाज शरीफ को भी तकरीर नहीं करने दी गई। तो ये जो टिट फॉर टैट वाली पॉलिटिक्स है, इससे सिर्फ वो अपने आप को डैमेज कर रहे हैं इस चीज से। और नोइंग वेल कि बजट हर सूरत में पास हो जाना था, तो आपने ये हाइप क्रिएट ही नहीं करनी चाहिए थी कि ये बजट पास नहीं होने देंगे। आपको पता था आपकी स्ट्रेंथ वो नहीं है, आपको पता था कि जहांगीर तरीन जो है उनका ग्रुप जो है वो बजट में वोट देगा। जब ये सारी चीजें पता थी तो आप हाइप क्रिएट ही नहीं करते। जब आप हाइप क्रिएट नहीं करते तो फिर लोग आज ये नहीं कहते थे देखें जी ऑपोजिशन को शिकस्त हो गई। हालांकि ग्राउंड पे ऑपोजिशन की शिकस्त लिखी हुई थी, लेकिन ऑपोजिशन ने उसको हाइप बना के खामाखाई अपने ऊपर एक जो है वो इल्जाम लगवा दिया कि जी आपने बड़ी कोशिश कर ली, आप पिट गए। ये मेरा ख्याल है ऑपोजिशन की जितनी भी चालें थी अब तक पिछले 3 सालों में, कोई एक चाल भी कामयाब नहीं हुई। कोई एक जगह भी मुझे ऑपोजिशन का अपर हैंड नजर नहीं आया, मां सिवाय यूसुफ रजा गिलानी के सेनेटर बनने वाला जो इलेक्शन था, उसके सिवा किसी एक जगह पे मुझे जो है वो ऑपोजिशन इवन टफ टाइम देती हुई नजर नहीं आई हुकूमत को। हुकूमत के लिए जो प्रॉब्लम्स थी वो उनके अपने लोगों ने क्रिएट की, जिस तरह जहांगीर तरीन ग्रुप है या कभी उनके इत्तेहादी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ऑपोजिशन ने पिछले 3 सालों में हुकूमत को कोई टफ टाइम नहीं दिया है। मगर ये बताओ कि बजट के ऊपर जिस तरह की तनकीद होनी चाहिए थी या जिस तरह का डेटा इकट्ठा करके सामने लाया जाना चाहिए था, ऑपोजिशन उसमें भी नाकाम नहीं रही। जी, शुरू में इन्होंने अच्छा किया था कि जिस तरह PMLN ने अपना एक प्री बजट सेशन किया, सेमिनार किया, उसमें उन्होंने, लेकिन हम जब ठोस बातें करते करते हम बिल्कुल ट्रैक से उतर जाते हैं, हम पॉलिटिकल रिटोरिक्स में चले जाते हैं, इल्जाम तराशियों में चले जाते हैं। आप फैक्ट फिगर्स के बजाय दूसरी चीजों में चले। बजट तो फैक्ट फिगर्स का खेल है कि आप किस हद तक दुरुस्त करें। मतलब एक बड़ी हेल्दी डिबेट हमने पिछले दिनों देखी मिफ्ता इस्माइल और हम्माद अजहर के दरमियान। आप उससे इख्तलाफ कर सकते हैं, आप कह सकते हैं कौन जीता कौन हारा, लेकिन एक हेल्दी डिबेट तो नजर आई। लेकिन हमारे यहाँ हेल्दी डिबेट का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है। हमारे यहाँ इनटॉलरेंस इतना हो गया है कि हम बाकी सेशन हेल्दी डिबेट का जो कल्चर है वो खत्म हो गया है। बहुत ज्यादा रहनुमाओं के दरमियान देखने में आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। मजहर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थे और उनका यही कहना है कि बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से गलत किया गया, वो जज्बाती हो रहे थे, फ्रस्ट्रेशन का शिकार थे, ऐसा असेंबली के फ्लोर पर नहीं होना चाहिए था। नाजरीन, इसी के साथ ही हमारा आज का शो अपने इख्तिताम को पहुंचा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।